उधर देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय अब सीधे मुकदमा दर्ज होगा और एसपी ट्रैफिक देहरादून अक्षय कोड ने बताया कि रैश ड्राइविंग करने वाले यूट्यूबर्स के पास 30 से 40 लाख रुपए की बाइक होती है और रैश ड्राइविंग करने पर चालान काटने और उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई के लिए एसओपी बनाई है। और एसपी ट्रैफिक के अनुसार यूट्यूबर सब्सक्राइबर बढ़ाने की चाह में खुद के साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब पुलिस ऐसे चैनल्स पर नजर रख रही है और कोर्ट को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है ऐसे चैनल्स को बंद करवाने के लिए आदेश भी पारित किए जाएं। रैश ड्राइवर स्पेशली जो बाइकर्स द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल एसओपी हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है 60, 70, 80 की स्पीड से अगर है तो हम मोटर व्हीकल में अब तक कार्रवाई कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे। पर अगर ऐसा बिहेवियर अगर 100+ हो, वो हमारे कैमरे में, किसी सीसीटीवी में या किसी यूट्यूब चैनल पर हर मिलता है तो हम इसमें 100% ट्रैफिक की तरफ से एफआईआर की कार्रवाई करने का हमने निर्णय किया। इसमें वो भी केसेस कवर करेंगे अगर क्यूट गर्ल रिएक्शंस के हेडिंग के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जो कॉलेज के एरियाज में जाके या भीड़ भाड़ के इलाकों में जाके यंग लड़कियां या लेडीज के सामने गाड़ी का साइलेंसर का फटाका करके किया जाता है। इसमें भी धारा 509 आईपीसी जो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को डिस्टर्ब करना, ऐसी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। हमने पहले भी क्लियर किया था, अभी भी हम क्लियर कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स है या चैनल्स है उनकी क्रिएटिविटी से हमें कोई इशू नहीं है। अलग अलग क्रिएटिव कंटेंट हो, आपके सब्सक्राइबर्स हो, व्यूअर हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। पर अगर आपकी कंटेंट में कहीं पे भी पब्लिक सेफ्टी या रैश बिहेवियर या निग्लिजेंट बिहेवियर आ जाता है तो हम इसमें 100% एफआईआर के लिए जाएंगे। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, इस बाबत अगर देखा जाए तो सख्त कार्रवाई को लेकर एसओपी बनाई गई है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इस पर लगाम किस तरीके से लगेगी। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार जिस तरह से यूट्यूबर्स के द्वारा, चाहे वो बाइकर्स यूट्यूबर्स हो या फिर अन्य सोशल एक्टिविटीज में यूट्यूबर्स अपना काम करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, तमाम तरह के स्टंट करते रहते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है मुझे किसी के सब्सक्राइबर और यूट्यूबर्स के व्यूअर्स के संबंधित हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई भी जो पब्लिक प्लेस पर किसी तरह की कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे पब्लिक को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है, या स्कूलों के सामने हो या फिर महिलाओं के सामने हो, या उनको ये आघात पहुंचाने का अगर कोई कोशिश किया जाता है तो वह 509 के तहत उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ आईपीसी एमडी एक्ट में ही उसका चालान नहीं किया जाएगा, जिस तरह के चाहे वो तेज आवाज के साइलेंसर हो या फिर तेज रफ्तार में चलाने वाले जो बाइकर्स हैं उनके लिए साफ चेतावनी है। अब उत्तराखंड पुलिस भी, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कई बाइकर्स के एक्सीडेंट के भी घटनाएं सामने आई थी और कई बार शोर शराबा भी ज्यादा होता है। जो तेज आवाज के साइलेंसर है वो चलाने का जो लोगों का जो ट्रेंड सा बन गया है, ऐसे में तमाम साइलेंसर भी कुचले गए हैं पिछले दिनों रोलर के तले और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब पुलिस ने ये निर्णय लिया है कि अब सिर्फ एमडी एक्ट में ही चालान नहीं बल्कि आईपीसी की धाराओं के तहत भी चालान किए जाएंगे। बिल्कुल, और ऐसे में रैश ड्राइविंग वाले चैनल्स पर भी खास तौर पर नजर रखने की बात सामने आ रही है। ये आखिर किस दिशा के तहत ये कदम उठाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि रैश ड्राइविंग की समस्या सिर्फ उसके लिए घातक नहीं होती है जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा होता है, बल्कि जो आसपास के लोग होते हैं उनकी भी जान पर बड़ा खतरा होता है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए, क्योंकि ये पिछले दिनों इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई हैं और एक अभी हाल ही में एक देहरादून का ही बाइकर था, यूट्यूबर था, जिसके द्वारा तेज रफ्तार में चलाते हुए यमुना एक्सप्रेस वे पर उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि हेलमेट जरूर लगाकर रखा था, लेकिन हेलमेट भी इतनी रफ्तार में गाड़ी थी जिससे हेलमेट भी काम नहीं कर सका। ऐसे में ऐसी पहले भी घटनाएं भी उत्तराखंड में भी हो चुकी है और जिस कारण ये निर्णय लिया गया है और इससे कहीं कहीं लोगों में भय व्याप्त होगा और ये इसी वजह से किया गया है ताकि जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, बाइकर्स हैं, रेसर्स हैं, तो इन लोगों में ये भय बने और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित सारी जानकारी के लिए।
केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को G20 समिट की 3 बैठकों की मेजबानी सौंपे जाने के लिए देहरादून में राज्य सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और इसके लिए देहरादून में विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 समिट का आयोजन किया गया और मैराथन में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने का भी मौका दिया गया है। आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके। रुड़की में बजरंग दल के द्वारा मार्च निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया और ये विरोध प्रदर्शन कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में किया गया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता संदीप खटाना ने इस अवसर पर कहा है कि कांग्रेस के द्वारा हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। तो रुड़की में आपको बता दें कि बजरंग दल के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, बजरंग दल ने शहर में मार्च निकाला, कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले सांसदों की टीम 8 मई को उत्तराखंड पहुंचेगी और जहां पर उत्तराखंड में सरकार और संगठन द्वारा हो रहे कार्यों की जांच करेंगे। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की तरफ से जो टीम उत्तराखंड के लिए आ रही है उस टीम को पहले उत्तराखंड के 5 सांसदों द्वारा गोद लिए गए गाँव की स्थिति को देखना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि उत्तराखंड सरकार के सांसद गाँव की स्थिति को संवारने में कितना सहयोग दे रही है। तो देहरादून में आपको बता दें कि केंद्र सरकार की टीम 8 मई को उत्तराखंड पहुंचेगी, सरकार और संगठन द्वारा हो रहे कार्यों की जांच करेगी।
सांसदों की टीम आना कोई नई बात नहीं है। संसदीय कमेटियां बनी होती हैं, उनका काम ही है कि वो अलग अलग विषयों पे जाके सर्वे करें। मेरा एक अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक से, कि वो इस कमेटी को यहाँ जब भेजें तो एक लिस्ट बना के भेजें कि जो बीजेपी के 5 सांसद हैं उन्होंने जिन गाँवों को आदरणीय मोदी जी के कहने पे गोद लिया था, उनकी स्थिति क्या है, क्या उनमें कुछ सुधार आया है, आमूलचूल परिवर्तन कुछ हुआ है, उसकी जांच इस कमेटी को जरूर करनी चाहिए और उस रिपोर्ट को मोदी जी को देना चाहिए। बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी के बाद फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। खिली धूप और नर नारायण नीलकंठ पर्वत से सफेद बर्फ के साथ ही चमकती सूरज की किरण भगवान बद्री विशाल के मंदिर के सिंह द्वार की शोभा बढ़ा रही है। बीकेटीसी प्रबंधन भी बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ ही अन्य सभी जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन देकर यात्रा को सुगम बनाने के लिए तत्पर है और अब तक करीब 1,20,000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दिव्य दर्शन कर पुण्य लाभ को अर्जित किया है। संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। संजय, यहाँ पर जिस तरीके की शोभा बढ़ रही है बैकुंठ धाम की, उस बाबत जाहिर है कि श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू होगा। व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं? देखिए प्रियंका जी, लगातार जो है यहाँ पे पल मौसम का जो मिजाज है बदलता जा रहा है। अभी सुबह से जो ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी, तब जो है चमकती धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी दोपहर के बाद एक बार फिर से जो है बारिश और उत्तरी हिमालय में जो बर्फबारी का दृश्य हो गया। लेकिन जिस तरह से पल यहाँ पे मौसम बदल रहा है, कभी धूप खिल रही है तो कभी हल्की बारिश और बर्फबारी शुरू हो रही है। कुल मिलाकर के ये एक अद्भुत तरह का दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लगातार श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो नर नारायण पीक और सामने जो नीलकंठ की चोटियां दिख रही है, तो दोनों तरह का जो है यहाँ पे दर्शन जो है श्रद्धालु यहाँ पे पा रहे हैं और लगभग 1,20,000 श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है 27 अप्रैल को कपाट खुले थे और आज लगभग 1,20,000 श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो चुका है और लगातार जो है श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में करीब 1,20,000 तीर्थयात्रियों ने अभी तक दर्शन किए हैं और जाहिर है कि ये आंकड़ा आने वाले समय में भी और भी बढ़ेगा। अब बर्फबारी के चलते अगर देखा जाए तो देखिए मौसम ज़रूर खुशनुमा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बर्फबारी के बाद कई बार रास्तों में दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर इस स्तर को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए हालांकि सड़क मार्ग बिल्कुल दुरुस्त है। एनएच जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था है इसमें जगह जगह अपनी मशीनें रखी हुई है, लेकिन जो मौसम खराब चल रहा है वो उस हिमालय में चल रहा है और केवल जो हेली सेवाएं देने वाली जो कंपनी है उनके हेली विमानों के लिए थोड़ा सा
मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि केदारनाथ फाटा और यमुनोत्री हरसिल से जो उड़ानें आ रही है यहाँ पे देहरादून से उड़ानें बद्रीनाथ के लिए आ रही है, वो कभी कभी खराब मौसम के चलते जो है बीच रास्ते से ही वापस जा रही है। लेकिन अचानक फिर 1 से 2 घंटे के बीच मौसम खुल रहा है, तो फिर दोबारा जो है वही हेवी सर्विस जो है चालू हो जा रही। तो कुल मिलाकर आप यूँ कहिए कि जो भगवान बद्रीविशाल भी जो है श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे, और लगातार जो है सुबह से शाम तक हर 1 से 2 घंटे में यहाँ पे मौसम जो है में जो बदलाव जो है देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस मौसम के बदलाव के चलते जो एक तरीके से देखा जाए माहौल बैकुंठ धाम का वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अभी तक 1,20,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किया और आगे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। शुक्रिया संजय कुमार इस सारी जानकारी के लिए। तो बर्फबारी के बाद मौसम और ज़्यादा खुशनुमा हो चुका है और यही कारण है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बर्फबारी के चलते व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त रखा जा रहा है, क्योंकि कई बार बर्फबारी संकट भी बन जाती है। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। माल रोड से सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। माल रोड में नवनिर्मित सड़क के किनारे लगने वाले कॉप स्टोन का भी काम शुरू हो चुका है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी माल रोड की सड़क का निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, परंतु 1 सप्ताह तक लगातार हुई बारिश से कार्य करने में परेशानियां हुई। उन्होंने कहा कि माल रोड की सड़क निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और सड़क निर्माण के बाद लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई से पर्यटन सीजन शुरू होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन और कार्यदायी संस्था द्वारा माल रोड को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। की जो लेइंग का काम था वो कंप्लीट है, हमारा डीबीएम हो गई है सड़क की, तो रोड अब पूरी तरह से यातायात के लिए सुचारू है। आगे जो सौंदर्यीकरण का काम है, जैसे जंक्शंस पे कॉबल स्टोन्स लगाना और नालों की जो काम है और अदर जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम है, वो भी तुरंत हो जाएंगे। बट जो रोड का जो मेन वर्क था, जो एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो डीबीएम तक का जो काम था वो कंप्लीट है। हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काम है, ये जो एक सीज़न का स्टार्ट होना होता है 15 मई, उससे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल का डेडलाइन था, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट हमने टाइमलाइन के अंदर ही रोड का काम कर लिया है। और अब इसके बाद जो है पर्यटकों को कोई सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। सुनील, यहाँ पर सरकार और प्रशासन पर्यटकों को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। पर्यटन सीजन भी है तो जाहिर है कि लोग मसूरी का रुख करते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, पर्यटकों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बाबत क्या कुछ किया जा रहा है मसूरी में? प्रियंका, देखिए अगर बात करी जाए तो मसूरी में पुनः माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों बारिश हो गई, इस वजह से समय पर माल रोड के जो सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था, जिसको लोगों में आक्रोश है। इसको लेकर प्रशासन और कार्यदायी संस्था द्वारा की सड़क का उसका निर्माण करा गया है और जो साइड में काम हो रहे हैं, पुलिस स्टोन लगाए जा रहे हैं, ऐसे में कुमार नायक 15 मई से पर्यटन शुरू हो रहे हैं और ऐसे में पर्यटकों को दिक्कत ना हो, इसका विशेष पर ध्यान जाता है। रोड के जो सौंदर्यीकरण पुनर्निर्माण का काम जो बच्चों में व्यवस्थित तरीके से इसको कराया जाएगा, जिससे माल रोड घूमने वाले लोगों को तो वही यातायात एक बहुत बड़ी मसूरी के लिए होती है, खासकर जाम का जाम लोग पर्यटक जिला बढ़ता है, उसके लिए भी उनके द्वारा बिल्कुल, शुक्रिया सुनील इस सारी जानकारी के लिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी ने अपने सभी संसदीय क्षेत्रों में सांसदों के प्रवास कार्यक्रम तय किए और ये अभियान आगामी 15 मई से 15 जून तक चलेगा। और इस संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत ये प्रवास कार्यक्रम तय किए गए हैं। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सांसदों के साथ साथ वहां के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और इस अभियान की शुरुआत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से की जा रही है, जिसके लिए अल्मोड़ा, पौड़ी, हरिद्वार सांसद के द्वारा अपने अपने कार्यक्रम पार्टी को दिए जा चुके हैं। पार्टी ने भी अपने सभी जिला अध्यक्षों को कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। सांसदों का प्रवास कार्यक्रम पूरे 1 माह अपने अपने लोकसभा के अंदर रहेगा। हमने राज्यसभा के सांसदों के प्रवास तय किए हैं। इन प्रवासों के तहत प्राथमिकता में वो बूथ होंगे जिन बूथों में हम लोग पिछली बार किसी न किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं। ऐसे बूथों को फोकस करते हुए
हमने वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। बूथ स्तर पर हमारी जो बूथ टोली बनी है उस टोली के साथ सांसदों की बैठक रखी है। सड़कों के शिलान्यास हैं, उनके किसी के उद्घाटन हैं, ऐसे केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिन योजनाओं को की समीक्षा बूथ स्तर पर होनी है। ये सारे कार्यक्रम इस वक्त हमने तय किए हैं, तो माननीय सांसदों ने कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम उसमें है और बहुत जल्दी उसको हम जारी कर देंगे। हमने इसके लिए ज़िले में सांसद के कार्यक्रम की दृष्टि से कार्यकर्ता तय किया हुआ है जो उनके कार्यक्रम प्रवास को सुनिश्चित करेंगे और तिथि माननीय सांसद आ चुके हैं। बागेश्वर ज़िले से ही हमारी जो अल्मोड़ा विधानसभा है, लोकसभा है, उसका हमने प्रारंभ किया और हमारे अल्मोड़ा लोकसभा के सांसद जी की तिथि हमको प्राप्त हो चुकी है। कल ही पौड़ी लोकसभा के सांसद जी से भी हमें तिथि प्राप्त हो गई है। हरिद्वार के सांसद जी का भी कार्यक्रम फाइनल हो चुका है। बहुत जल्दी क्रमबद्ध तरीके से सब कार्यक्रम की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से आप सबको भेजेंगे। चलिए फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।